नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा जो संचालित है यूपी पीसीएस के टेस्ट पेपर संचालित किए जा रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम लोग ध्येय आईएएस संस्थान के टेस्ट पेपर नंबर 1 पे चर्चा करेंगे। इसके तहत हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2 घंटे में, और साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट पेपर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसको कानपुर षड्यंत्र केस जो 1924 में हुआ उसमें सजा नहीं हुई थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मानवेंद्र नाथ राय को सजा नहीं हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो है भारत में जिस समय साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई तो उसी दिशा में जो है प्रयासरत नेताओं को, जो साम्यवादी पार्टी की स्थापना कर रहे थे, उसकी स्थापना के प्रयास में जो नेता लगे थे उनको जो है 1924 में सरकार ने गिरफ्तार कर जो है कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया। और इसके अंतर्गत जो है जो साम्यवादी नेता थे मानवेंद्र नाथ राय और जो है सिंगार वेलू चेट्टियार और मुजफ्फर अहमद और श्रीपाद अमृत डांगे और गुलाम हुसैन, इसके अलावा रामचरण शर्मा इत्यादि जो है सम्मिलित थे इस जो है षड्यंत्र में, जिसके तहत जो है इन पे मुकदमा चलाया गया। लेकिन जो है 1924 में, मई 1924 में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिन गुप्ता और शौकत उस्मानी को जो है 4 वर्ष की जेल की सज़ा हुई। इसके अलावा अन्य जो लोग थे उनको जो है सज़ा नहीं हो पाई थी। इसके अलावा जो है इसमें देखा जाए तो मानवेंद्र नाथ राय को जो है सज़ा नहीं हुई थी, लेकिन ए, बी और डी को जो है सज़ा हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में जो हुआ ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को स्वीकार कर लिया था। और दूसरा कथन है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के लिए आयोजित चुनाव में प्रतिभाग तो किया, परंतु संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पे देखना है कि सत्य कथन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है पहला कथन असत्य है और दूसरा कथन सत्य है। पहला क्यों असत्य है? क्योंकि जो है कैबिनेट मिशन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा वर्ष 1946 में भेजा गया एक 3 स्त्री शिष्टमंडल था, जिसके 3 सदस्य थे। पहले थे पैथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे, दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और तीसरे थे एवी एलेक्जेंडर जो नौसेना के मंत्री थे। इस मिशन का कार्य जो है भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए संभावनाएं तलाशने के लिए किया गया था। लेकिन इस मिशन ने जो है मुस्लिम लीग की स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया और कहा कि स्वतंत्र पाकिस्तान जो है सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। इसलिए यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया था बल्कि अस्वीकार कर दिया गया। तो पहला कथन गलत हो जाता है, दूसरा सही। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो और यदि यह असंभव हो तो अराजकता के भंवर में छोड़ दो। भारत में अंग्रेजी सरकार के लिए उपरोक्त कथन किसका है? तो यहाँ पे जो है ये कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में अंग्रेजों से भारत छोड़ो की मांग करते हुए ये कथन कहे थे। और 7 जून 1942 को गांधी जी ने कहा था कि हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना होगा और आज़ादी आकाश से नहीं टपक के हमें मिलेगी। तो इसके अलावा ये दोनों कथन जो है महात्मा गांधी के थे। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की स्थापना कब की गई? तो रॉयल कमीशन की स्थापना वर्ष 1928 में की गई। ए ऑप्शन करेक्ट है। और इस समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। इसी के काल में वर्ष 1929 में जो है इंपीरियल काउंसिल ऑफ जो है एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना भी की गई और 1928 में साइमन कमीशन भारत भी आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ब्रिगेड और उसका नेतृत्वकर्ता के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं सुभाष ब्रिगेड का नेतृत्व जो है शाहनवाज खान द्वारा किया गया, ये मिलान सही है। अगला है नेहरू ब्रिगेड का नेतृत्व
GS ढिल्लो द्वारा किया गया। गांधी ब्रिगेड का नेतृत्व जो है इनायत खां द्वारा किया गया, तो यही जो है सही सम्मिलित नहीं है। और जो है रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व जो है लक्ष्मी सहगल द्वारा किया गया, ये भी सही है। एक और ब्रिगेड था आज़ाद ब्रिगेड, जिसका जो है नेतृत्व जो है गुलजारा सिंह द्वारा किया गया। और आज़ाद हिंद फौज के गठन का जो है श्रेय जो है कैप्टन मोहन सिंह को जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। 1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? तो जो है 1832 में बाल शास्त्री जाम्बेकर ने जो है दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। और ये बम्बई के उन अग्र सुधारकों में से थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की जो है खास तौर पे आलोचना की और हिंदुओं की आम प्रथाओं में सुधार लाने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तीसरा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था प्रथम 1766 से 1769 ईस्वी के मध्य, और ये हुआ था आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, माफ़ कीजिएगा, ये मराठा युद्ध के बारे में है। और आंग्ल सिख युद्ध हुआ था कब? 1845 से 1846 तक चला था। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया था? तो जो है राजा राम मोहन राय एक महान सुधारक थे और इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। और सती प्रथा इनके समय प्रमुख समस्या थी। इसके विरोध के लिए इन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी का उपयोग किया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो विषाणु के सामने होगा अकोष्कीय, क्योंकि जो है विषाणु अति सूक्ष्म, अकोष्कीय तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन कण होते हैं जो किसी जीवित परपोषी के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं, इसलिए पहला मिलान यहाँ पे सही होगा। अगला है जो है प्रियान, प्रियान के सामने लिखा है प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल। तो जो है ऐसे रोग जो है संक्रामक कारक जिनमें जो है केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है, उसे जो है प्रियॉन कहते हैं। और इसकी जो है खोज जो है स्टैनले प्रूसिनर ने की थी। स्टैनले जो है प्रूसिनर ने इसकी खोज की थी। और इसमें जो है कहा जाता है कि जो है न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है, लेकिन जो है इसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो ये जो है सही मिलान नहीं है, तो यही सही आंसर होगा, बाकी जो है मिलान सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए 10वें का सही जवाब है जो है 10वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, युगलीना में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यहाँ पे इसके अलावा कवक, जीवाणु और पूर्ण परजीवी पौधों में जो है ये जो है पर्णहरित नहीं होता है, यानी जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये भी गलत। अगला है क्वेश्चन नंबर 11वां। प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय से जो है प्रारंभ होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और अमाशय में भोजन जो है 2 से 4 घंटे रहता है और अमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे जठर रस स्रावित होता है जो अम्लीय प्रकार का होता है। और यहाँ पर जो है पेप्सिन होता है जो भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। इसके बाद जो है रेनिन होता है जो दूध की विलेय प्रोटीन यानी केसिन को ठोस एवं अविलेय दही में बदल देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। रुधिर प्लेटलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?
तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन सही नहीं है कि यह सभी मनुष्यों एवं जंतुओं के रुधिर में पाई जाती है, क्योंकि जो है रुधिर प्लेटलेट्स एक प्रकार की रुधिर कणिका है। इसे जो है थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है और इनकी संख्या 1 घन मिमी रक्त में 3 लाख होती है और इसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है और यह अस्थि मज्जा में निर्मित होता है और इसका जीवन काल की बात करें तो 7 से जो है 10 दिन होता है और ये रुधिर का थक्का बनाती है। ये केवल मनुष्य के रुधिर में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दे रखा है कि अनुच्छेद 126 के तहत उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। इसका कारण है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को कानून मंत्री से परामर्श लेना आवश्यक है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे जो है कहा जा सकता है कि ए तो सही है लेकिन आर यहाँ पे गलत हो जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि जो है अनुच्छेद 126 के तहत देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान तो है, परंतु जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो अन्य न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे पहला तो सही है, लेकिन राष्ट्रपति को इस संबंध में किसी से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पे इसका कारण गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी भाषा हमारे जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख मिलता है। आरंभ में 14 भाषा थी, इसके बाद जो है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को और जो है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो इसमें जो है ऑप्शन में दे रखा है भोजपुरी, राजस्थानी और अंग्रेजी, ये भाषाएं जो है सम्मिलित नहीं है। नेपाली जो है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अनुच्छेद 265 के अंतर्गत कुछ कर कार्यपालिकीय या प्रशासकीय आदेशों द्वारा भी लगाए जा सकते हैं। कुछ कर जो हैं कार्यपालिकीय या प्रशासकीय आदेशों द्वारा भी लगाए जा सकते हैं। और दूसरा कथन है कि ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में वर्णित है और ना ही राज्य सूची में वर्णित है, उन पर केंद्र सरकार द्वारा कर जो है लगाया जाता है। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन ही असत्य है और जो है दूसरा कथन सत्य है, क्योंकि जो है देखा जाए तो अनुच्छेद 265 का जिक्र हुआ है यहाँ पे। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी कर विधि के जो है प्राधिकार से ही आरोपित या संग्रहित किए जाएंगे। यह केवल विधानमंडल द्वारा ही लगाया जा सकता है, ना कि किसी कार्यपालिकी या प्रशासकीय आदेशों द्वारा। और यहाँ पे यह भी जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि जो है अनुच्छेद 265 कर लगाने का जो है प्रतिषेध करता है, शुल्क लगाने का नहीं। और क्योंकि कर एक समान भार होता है तो यह लोक प्रयोजन के लिए अनिवार्य धन की वसूली है, जबकि शुल्क किसी विशिष्ट सेवा के बदले लिया जाने वाला धन है। और जो है यहाँ पे तो इसीलिए जो है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। धन विधेयक के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो 16 का जो है असत्य है, डी ऑप्शन, कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, क्योंकि उसे उसकी पूर्वानुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि असत्य कथन है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को है। दूसरा कथन है इसमें कि इसके लिए संसद को संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो असत्य नहीं, सत्य कथन का चुनाव करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 17 को देखते हैं। तो 17 में पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है।
दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो बात करते हैं राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार 169 अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति या मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद जो है साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से ही उक्त आशय का कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन कर सकती है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के विषय में असत्य कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे असत्य है कि इसके तहत उद्घोषणा को 6 माह पर पुनः अनुमोदित कर अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो है राष्ट्रपति शासन जिसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है तो इसके अंतर्गत जो है राज्यों के संवैधानिक तंत्र जो है जब विफल हो जाते हैं तो राज्य की कार्यपालिका और विधायिका निलंबित अथवा विघटित हो जाती है और राज्य की सभी विधायी और कार्यपालिकी शक्तियां संघ में निहित हो जाती हैं। इसके तहत जो है उद्घोषणा को 6 माह पर पुनः अनुमोदित कर जो है अधिकतम 3 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है, इसके आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे अनिश्चित काल के लिए दे रखा है आपको, तो यहाँ पे जो है यही कथन असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 19 का देखा जाए सही जवाब तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना सम्मिलित है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सत्य कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब है डी ऑप्शन। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाएं समान हैं। तो यहाँ पे देखा जाए 21 का सही जवाब है कि भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं और किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा सकारात्मक या नकारात्मक रूप से जब कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो इसे पॉकेट वीटो के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए निष्काम कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। तो इसका उल्लेख जो है यजुर्वेद में मिलता है, ना कि अथर्ववेद में। तो यही जो है सही सुमेलित नहीं है, तो यही सही आंसर होगा। बाकी गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है और वैदिक साहित्य का उल्लेख जो है श्रुति में मिलता है और 10 राज युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची फर्स्ट में क्या दे रखा है महाजनपद, सूची सेकंड में दे रखा है राजधानी। तो यहाँ पे देखा जाए तो अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। तो यहाँ पे डी भी गलत, सी भी गलत, ए भी गलत, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। और वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली। और चेदी की राजधानी क्या थी, शक्तिमती। और जो है मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 24 का सही जवाब है डी ऑप्शन। जो है विशुद्ध मग को जो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और जो है क्योंकि जो है 5वीं सदी के स्टार्टिंग में जो है पाली भाषा के जो है विद्वान थे बुद्ध घोष, उन्होंने जो है विशुद्ध मग्ग नामक एक ग्रंथ की रचना की जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और यह जो है हीनयान संप्रदाय का एक ग्रंथ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सातवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है कि इस वंश की स्थापना जो है सिमुक ने शुंग वंश के शासक जो है सुशर्मन की हत्या करके की थी। और जो है दूसरा कथन है कि नाना घाट जो था वो पुणे अभिलेख सातवाहन नरेश हाल से संबंधित है।
तो यहाँ पे देखा जाए तो 25 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सही है। माफ़ कीजिए, असत्य के लिए पूछा गया है, तो असत्य के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो दोनों ही कथन असत्य हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि जो है सातवाहन वंश की स्थापना जो है सिमुक ने कंडव वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके की थी, और सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। और जो है यहाँ पे लिखा है कि इस वंश की स्थापना जो है सिमुक ने सुंग वंश के शासक सुशर्मन, लेकिन जो है ये थे जो है कंडव वंश के शासक थे, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके अलावा दे रखा है कि जो है सातवाहनों को प्रभुत्व और महत्व दिलाने वाला प्रथम शासक जो है सातकर्णी प्रथम था, और नानाघाट पुणे अभिलेख इसी से संबंधित है। और इस अभिलेख के अनुसार जो है सातकर्णी ने 2 अश्वमेघ यज्ञ और एक जो है राजसूय यज्ञ सहित कुल 18 यज्ञ किए। तो यहाँ पे जो है ये जो है दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजय अभियानों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है रणथंभौर विजय, तो ये कब हुई, तो ये जो है 1301 ईस्वी में। अगला है गुजरात विजय, तो ये हुई 1297 ईस्वी में। अगला है मालवा विजय, ये 1305 ईस्वी में। अगला है चित्तौड़ विजय, ये 1303 ईस्वी में। तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका के माध्यम से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नील आंदोलन में किसानों के हितों का समर्थन किया। तो इस पत्रिका का नाम था सोम प्रकाश, ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल शहजादी मखफी के उपनाम से कविताएं लिखती थी। तो उस शहजादी का नाम था जेब उन निसा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राजदूत है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के जो है सामने क्या दे रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य के सामने क्या दे रखा है, जो है मेगास्थनीज, ये जो है सही है। बिंदुसार के सामने दे रखा है डाइमेकस, ये भी सही है। अशोक के सामने दे रखा है जो है डाइनोसियस, ये भी सही है। और जो है अगला दे रखा है स्कंदगुप्त के सामने हेलियोडोरस, ये जो है गलत है, क्योंकि हेलियोडोरस ने जो है वासुदेव के सम्मान में बेशनगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, और यह शुंग शासक जो है भागभद्र के दरबार में आया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देश और राजधानियां दे रखी हैं, तो यहाँ पे सेशेल्स की राजधानी क्या है, विक्टोरिया। और हैती की राजधानी क्या है, पोर्ट ऑ प्रिंस। और मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। और ग्रेनाडा की राजधानी है जो है लिब्रेविले। तो यहाँ पे जो है मंगोलिया की राजधानी जो थी वो सेंट जॉर्ज है, ना कि उलान बटोर। तो इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 31। ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार की प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। तो ये जो है अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। जो है प्रवाल अर्थात मूंगा के मरने से उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा जो है अपनी खोल बनाने लगता है। इस क्रिया के कारण एक लंबे समय के अंदर एक विस्तृत भित्ति बन जाती है, जिसे प्रवाल भित्ति कहा जाता है। जब ऐसी प्रवाल भित्ति सागर तट के समानांतर कुछ दूरी पर बनती है तो इसे अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। और जो है विश्व की सर्वप्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे पर स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित देशों में से कौन एक जो है कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पे कर्क रेखा में अवस्थित नहीं है, तो भूटान जो है कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है, जबकि मैक्सिको, म्यांमार, मिस्र तीनों जो है
कर्क रेखा में जो है स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। ग्रीनलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा है इस पर उत्तरी अमेरिका का अधिकार है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है ये जो है ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इसका क्षेत्रफल जो है कितना है 2,21,66,086 वर्ग किलोमीटर है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी जो है नूक है और यह डेनमार्क के अधीन है, ना कि अमेरिका के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे दे रखा है शहर और उन पर स्थित झीलों का नाम। तो पहली झील का मिलान क्या है, जो है थंडर बे झील है। ये कहाँ पर है? कनाडा में। थंडर बे शहर है कहाँ पे? कनाडा में। यहाँ पे झील कौन सी है? सुपीरियर झील। और क्लीवलैंड जो है ये जो है कहाँ पर है? यूएसए में और यहाँ पे झील है ईरी। और अगला है टोरंटो, ये है कनाडा में और यहाँ पे झील का नाम है टोरंट्रियो। और अगला है केस विल्ले, ये यूएसए में है और यहाँ पे है ह्यूरॉन झील का नाम है। तो यहाँ पे इस प्रकार डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन एक जो है नदी काला सागर में गिरती है? कौन सी एक नदी जो है काला सागर में गिरती है? तो ये नाम बताना है। तो यहाँ पे जो है डेन्यूब नदी जो है कहाँ पे गिरती है? काला सागर में गिरती है। और जो है सीन नदी का जो जिक्र है ये जो है फ्रांस के मध्यवर्ती पठारी भाग से निकलकर इंग्लिश चैनल में गिरती है। इसके अलावा रोन नदी जो फ्रांस में है वो जो है जूरा पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। इसके अलावा जो है पो नदी जो इटली में है ये आल्पस पर्वत से निकलकर जो है एड्रियाटिक सागर में वेनिस की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा किस एक देश के साथ नहीं लगती है? तो इसकी सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है, किंतु म्यांमार से नहीं लगती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन एक गलत है? तो यहाँ पे देखा जाए 37 का, तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है कि आदम ब्रिज के उत्तर में मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो ये जो है यहाँ पे गलत जवाब है, क्योंकि जो है देखा जाए तो श्रीलंका और भारत के मध्य जो है एक पाक जल संधि है और जो है आदम ब्रिज जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है और पम्बन द्वीप आदम ब्रिज का ही एक हिस्सा है और पम्बन द्वीप पर जो है रामेश्वरम स्थित है और आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी एवं दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो यहाँ पे जो है जो गलत के लिए पूछा गया था तो यही जो है मन्नार की खाड़ी उत्तर में नहीं दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। मुख्य हिमालय के गर्भ में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो यहाँ पे देखा जाए 38 का सही जवाब है ए ऑप्शन, आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ और इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है और ये रवेदार तथा इनमें जीवाश्म का अभाव हो चुका है और इनका विस्तार जो है कर्नाटका, दक्षिण छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार और राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग में है इनका जो है इन चट्टानों का विस्तार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से कौन सी सर्वाधिक ऊंची है? तो यहाँ पे 39 को देखा जाए तो जो है नामचा बरवा जो है दे रखा है ये 7,750 मीटर है और K2 की बात है तो ये है 8,611 मीटर। नंगा पर्वत है 8,126 मीटर और कंचनजंगा है 8,597 मीटर। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन K2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन असत्य है कि मर्मुगाओ एक कृत्रिम बंदरगाह है, क्योंकि जो है मर्मुगाओ गोवा में जुआदी नदी के जो है ज्वार नद मुख पर स्थित है और यह प्राकृतिक बंदरगाह है, ना कि कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लेसोथो देश के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है? तो यहाँ पे देखा जाए
लेसोथो जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक भू आबद्ध देश है और इसकी कोई तटरेखा नहीं है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन, क्योंकि असत्य के लिए पूछा गया है और इसकी कोई जो है तटरेखा है ही नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। थीन परियोजना स्थित है। तो थीन परियोजना जो है रावी नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है। तो यहाँ पे 43 का सही जवाब है, ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य जो है सीमा का निर्धारण करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, तो पहला है एल्युमिनियम उद्योग एक जो है भारहासी उद्योग है। दूसरा कथन है कि भारत में वस्त्रों उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो यहाँ पे 44 को देखते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऐसे उद्योग जिनका विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान भार कम हो जाता है वे भारहासी उद्योग कहलाते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, कागज उद्योग और चीनी उद्योग। इसके अलावा वस्त्र उद्योग एवं चीनी उद्योग जो है दोनों ही कृषि आधारित उद्योग है और भारत में वस्त्रोद्योग के बाद जो है चीनी उद्योग जो है दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ परियोजना कहाँ पर स्थित है, राज्य दे रखे हैं। तो मचकुंड कहाँ पर है परियोजना, आंध्र प्रदेश में है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत। और चमेरा जो है परियोजना कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और सलाल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और टनकपुर कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए 46 में, तो सी ऑप्शन पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो है यह जो है प्रवाह जो है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है ना कि चक्रीय होता है। तो यहाँ पे एक दिशी होना चाहिए ना कि चक्रीय, तो इसलिए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित को उनके पारित होने, स्थापित होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है कि भारत द्वारा कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करना। दूसरा है जैव विविधता अभिसमय भारतीय संसद द्वारा पारित होना। तीसरा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना। तो यहाँ पे देखा जाए तो कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए जो है 23 जनवरी 2001 को, और जैव विविधता जो है अभिसमय भारतीय संसद में पारित हुआ 11 दिसंबर 2002 को, और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में चेन्नई में हुई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक होता है। तो यहाँ पे देखा जाए प्रकाश जो है रासायनिक धूम कोहरा शब्द जो है फोग और स्मोक से मिलकर बना है। यह एक वायु प्रदूषक है। इसका प्रमुख घटक जो है धरातली ओजोन यानी O3 गैस होता है और यह क्षोभ मंडल में धरातल के समीप पाई जाती है और यह प्रदूषक होती है। तो यहाँ पे धरातली ओजोन गैस है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन एक जो है बायोमास को सही रूप में प्रदर्शित करती है। यहाँ पे देखा जाए तो 49 का सही जवाब है बी ऑप्शन, किसी पारितंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों का सकल शुल्क भार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। तो यहाँ पे जो है 50 का सही जवाब है बी ऑप्शन, यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम जो है 1971 में शुरू किया गया, 1971 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। संसद का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी निर्योग्यता से ग्रसित है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो यहाँ पे जो है 51 का सही जवाब है डी ऑप्शन, राष्ट्रपति करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52।
निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा जो है निलंबन आरोपित नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे जो है 52 का सही जवाब है सी ऑप्शन, गरिमा के आधार पर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। 3 मुख्य बिंदु हैं, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार, जो है इसके आधार पर जो है धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निलंबन आरोपित कर सकता है, बाकी जो है गरिमा द्वारा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य के लिए पूछा गया है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम जो है 1993 के तहत जो है संवैधानिक निकाय था, किंतु 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत जो है इसे अनुच्छेद 338 ख में जोड़ दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अतिरिक्त जो है 3 अन्य सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति, कार्यकाल एवं सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा जो है नियमानुसार निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, यहाँ पे बी ऑप्शन जो असत्य के लिए पूछा गया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अब ये संवैधानिक निकाय नहीं रहा है, अब ये संवैधानिक निकाय हो गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, तो इसका गठन जो है संसद द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। सेबी के कार्यों में सम्मिलित है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला है स्टॉक एक्सचेंजों तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के जो है व्यवसाय का नियमन करना। दूसरा है प्रतिभूतियों की जो है इनसाइड ट्रेडिंग पर रोक लगाना। तीसरा है प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना। ये सब जो है सेबी के कार्य हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? तो यहाँ पे जो है अभ्रक जो है बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया? तो ये जो है कृषि साख क्षेत्र में प्रारंभ किया गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्नलिखित किस वर्ग को हानि होती है? तो यहाँ पे मुद्रास्फीति के कारण जो है वास्तविक आय में क्षरण होता है और बचत जो है घटती है तथा भुगतान संतुलन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, और अर्थव्यवस्था का ऐसा वर्ग जिसको महीने के अंत में एक स्थिर आय प्राप्त होती है, जैसे कि वेतनभोगी, कर्मचारी व मजदूर, और इनकी वास्तविक आय जो है कम हो जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य जो है क्या है? जो है विनिमय दर में जो है स्थायित्व रखना, रोजगार सृजन करना, विकास एवं मूल्य स्थिरता करना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब आ जाएगा। ऊपर के तीनों ही सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे 60 को देखा जाए तो जो है विदेशी निवेश के 2 घटक होते हैं, एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एक होता है पोर्टफोलियो निवेश। और जो है कहा जाता है कि जब जो है उत्पादन के साधन से, जैसे भूमि, मशीन और पूंजीगत सामान में जो है विदेशी निवेशक प्रत्यक्ष रूप से निवेश करते हैं तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। और जो है कहा जाए तो जो है यह अवसंरचनात्मक और दीर्घकालीन निवेश होता है। इससे देश में जो है भौतिक पूंजी का निर्माण होता है और जिसका अनुकूल प्रभाव उत्पादन, आय और रोजगार पर पड़ता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन, ये अल्पकालिक निवेश होता है। लेकिन ये अल्पकालिक निवेश नहीं होता, ये दीर्घकालीन निवेश होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति जो है क्राउडिंग आउट प्रभाव को दर्शाती है? तो यहाँ पे देखा जाए इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी हो तो उसे जो है निवेश में कमी हो तो उसे जो है क्राउडिंग आउट प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो है
प्रत्यक्षण अधिनियम 1799 में समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने हेतु पारित किया गया। दूसरा कथन है कि गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन गुजराती में किया था। तो यहाँ पे जो है 62 को देखते हैं हम, तो जो है पूछा गया सही के लिए। तो पहला कथन सही है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर जो है सेंसर बैठा दिया और उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक और मालिक का नाम जो है अखबार पर देना अनिवार्य कर दिया। इसके अलावा जो कहा जा सकता है, तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन देखा जाए तो साप्ताहिक समाचार पत्र जो गांधी जी ने लॉन्च किया था उसका नाम हरिजन था, जो अंग्रेजी में हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए गए। तो यहाँ पे हरिजन जो समाचार पत्र था वो जो है किस में आया, अंग्रेजी में। तो यहाँ पे पहला कथन सही है सिर्फ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, 1839 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया और इसकी स्थापना जो है अहमदिया आंदोलन की स्थापना जो है 1839 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया और इसका उद्देश्य था कि मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाया जाए। इसके अलावा देवबंद आंदोलन हुआ, तो देवबंद आंदोलन जो है किसने किया, कासिम ननौतवी एवं राशिद अहमद गंगोही ने किया। कब किया, 1867 में। इसके अलावा जो है यंग बंगाल आंदोलन हुआ, तो ये जो है आंदोलन किसने शुरू किया, यंग बंगाल आंदोलन, तो हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा इसको शुरू किया गया, ना कि एनी बेसेंट द्वारा। तो यही गलत है, तो ये सही आंसर होगा। और नामधारी आंदोलन जो है पंजाब में शुरू हुआ और इसको राम सिंह द्वारा शुरू किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना सबसे बाद में घटित हुई थी। तो यहाँ पे कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना जो है 1929 में हुई और जो है बारदौली सत्याग्रह जो हुआ 1928 में और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 में और इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। तो ये नागपुर अधिवेशन हुआ था 1891 में, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है और इसके अध्यक्ष उस समय पी आनंद चार्लू थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो अगस्त प्रस्ताव जो है कब आया, तो यह आया 1940 में, तो चौथे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे बी और जो सी गलत हो जाएंगे। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को, तो तीसरे से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ए भी गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगस्त घोषणा 1917 में, सांप्रदायिक निर्णय 1932 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1 जून 2005 को हुई थी, 2005 को हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और सी रंगराजन समिति जो 2001 में बनी थी उसकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे सुरेश तेंदुलकर थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी पर कार्य करने के लिए तत्पर हो परंतु उस मजदूरी दर पर भी उन्हें कार्य न मिले तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहा जाता है। तो ऐसी बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है अमृत योजना। अमृत योजना है कब, 15 नवंबर 2015 को। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि मरीजों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए इसको शुरू किया गया। अगला है अटल पेंशन योजना, ये 9 मई 2015 को शुरू की गई।
इसका मुख्य उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन उपलब्ध करवाना। और अगला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसके तहत जो है असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रतिमाह 3,000 रुपये का प्रावधान करना, और इसकी शुरुआत जो है 5 मार्च 2019 को हुई। और अगला है सक्षम योजना। इसकी शुरुआत 28 सितंबर 2016 को हुई, और इसका उद्देश्य ये था कि देश भर में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए एक नया नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए इसको शुरू किया गया। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि एशिया अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना 25 दिसंबर 2015 को हुई थी। दूसरा कथन है कि इसमें प्रत्येक सदस्य का मताधिकार अंशधारिता के आधार पर नहीं बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के आधार पर आकार के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। तो यहाँ पे जो है असत्य कथन देखना है, तो जो है दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, माफ़ कीजिएगा, दोनों ही कथन सही है, असत्य नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई? तो इस समिति का नाम बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, विजय केलकर समिति के जो है निर्देश पर रोक लगाई गई, क्योंकि जो है वर्ष 1975 में कृषि शोध को नई दिशा एवं बढ़ावा देने के लिए जो है एम नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, और विजय केलकर समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 72 का सही जवाब है जो बेमेल है, तो डी ऑप्शन बेमेल है, क्योंकि जो है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? जो है 1988 में हुई थी, ना कि 86 में। बाकी मिलान सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा प्रति वर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, आर्थिक मामलों का विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। यह जो है केंद्रीय बजट पेश किए जाने के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन एक जो है जैविक समुदाय को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है कि एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या और परस्पर क्रिया जो है जैविक समुदाय को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा ऐसा प्रदूषक नहीं है जो लंबे समय तक जो है प्रकृति में बना रहता है? तो यहाँ पे 75 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, घरेलू अपशिष्ट है ऐसा, क्योंकि जो है ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते, वे लंबे समय तक प्रकृति में बने रहते हैं तथा खाद्य श्रृंखलाओं से गुजरते हुए संचित हो जाते हैं। इनको जो है जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक कहा जाता है, जैसे कि सीसा, डीडीटी, भारी धातुएं, प्लास्टिक, रेडियो सक्रिय तत्व, ये जो है ऐसे प्रदूषक हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जबकि जो है घरेलू अपशिष्ट एक जो है जैव निम्नीकरण प्रदूषण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है कि पीपल फॉर एनिमल की स्थापना जो है किसने की? इसमें लिखा है जो है वंदना शिवा, लेकिन इसकी स्थापना किसने की? मेनका गांधी ने। इन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अनेक कार्य भी किए, तो इसी कड़ी में उन्होंने इसकी स्थापना की। अगला क्वेश्चन नंबर 77। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन जो है 1988 में किया गया। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निर्धनता का सापेक्षिक मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे जो है लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक को इसमें सम्मिलित किया जाता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा निरपेक्ष गरीबी एक जो है न्यूनतम आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित है, और इस विधि से मापी गई गरीबी को जो है हेड
काउंट रेशियो भी कहा जाता है, और इसमें जो है गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया? तो ये प्रस्ताव जो है देखा जाए तो 79 का सही जवाब है बी ऑप्शन। 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें इस प्रस्ताव को रखा गया, और जो है उस समय जो है तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा ये जो है प्रस्ताव रखा गया, जिसमें जो है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्पष्ट क्षेत्रों का बंटवारा करते हुए मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई, और बाद में जो है समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना के उद्देश्य से 1948 में औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई, और उद्योगों को सार्वजनिक, निजी तथा संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, सी ऑप्शन सही है, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ही राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख जो है प्रवर्तक है, यानी IDBI बैंक। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे एक संस्था और संगठन और अधिनियम दे रखे हैं, और इनकी स्थापना वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पे जो है कपाट का गठन जो है 1986 में हुआ, तो दूसरे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे सी और बी गलत हो जाता है। FRBM की स्थापना कब हुई? 2003 में पारित हुआ, तो यहाँ पे पहले से मिल जाएगा, तो बी का हो जाएगा दूसरा। और फेमा की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे फेमा की जगह जो है 2000 मिलाया गया, फेमा को 2000 में लगाया गया, और एक्जिम बैंक जो है जो निर्यात आयात बैंक था उसकी स्थापना 1982 में की गई। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। गोईपोरिया समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? तो यहाँ पे 82 का सही जवाब है बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने हेतु सुझाव देने के लिए गोईपोरिया समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 5 दिसंबर 1991 में सौंपी थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। चोलों की राजधानी उरैयूर प्रसिद्ध थी। तो उरैयूर क्यों प्रसिद्ध थी? तो यहाँ पे चोलों की राजधानी जो है, चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी जो है मनलूर थी। बाद में जो है उरैयूर तथा जो है तंजावुर, यानी अब के तंजौर की भी राजधानियां बनाई गई, और उरैयूर जो है कपास की व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 84। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें। तो हड़प्पा स्थल है एक तरफ, दूसरी तरफ वहाँ मिली सामग्री का जिक्र है। तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला? जो है हाथी का कपाल खंड मिला। लोथल में क्या मिला? फारस की मुहर मिली। तो यहाँ पे चौथे से। कालीबंगा में क्या मिला? अग्निकुंड मिला, तो पहले से। और बनावली में क्या मिला? हल्की आकृति मिली। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। ऋग्वैदिक कालीन निम्नलिखित में से किस एक देवता को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना जाता था? तो यहाँ पे जो है वरुण को जो है इंद्र तथा अग्नि के बाद जो है तीसरा प्रमुख देवता माना जाता था ऋग्वैदिक पीरियड में। और वरुण जो है जल या समुद्र का देवता तथा प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना जाता था। और वरुण को ही जो है वरुण को ही ऋतस्य गोपा कहा जाता था, और इसे असुर भी कहा जाता था। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ अभिलेख है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्तियों का जिक्र है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है से संबंधित क्या है? समुद्रगुप्त। और विल्सड स्तंभ लेख से संबंधित क्या है? कुमारगुप्त। और भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित क्या है? स्कंदगुप्त।
और पूना ताम्रपत्र से संबंधित है जो है प्रभावती गुप्ता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है कि महारत्न कंपनियां कितने रुपए तक निवेश जो है स्वविवेक से कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए जो है 87 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 5,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती हैं। और जो है जिस कंपनी ने लगातार 3 वर्ष तक जो है 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित किया है और उसकी 3 साल के लिए औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए या 25,000 करोड़ रुपए के औसत वार्षिक कारोबार हो, तो उसी को ही महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है। ये कंपनियां 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कहां क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो यहां पे सही जवाब है बी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ शीर्ष उत्पादक देश है। तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस का उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। और लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? चीन में। और हीरा कहाँ पाया जाता है? रूस में। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दे रखा है कि मुद्रास्फीति की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित माप थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप से अधिक व्यापक है। और इसका कारण है कि थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप में सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन है 91। निम्नलिखित में से किस एक संस्था का उद्देश्य सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करता है। तो यहाँ पे जो है 91 का सही जवाब है ए ऑप्शन, WTO। ए ऑप्शन सही जवाब है। और इस WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इसी के तहत देखा जाए अभी जो है हाल ही में किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसमें जो है इसी का जो है पार्टिसिपेंट होने के कारण जो है भारत जो है इससे बाहर जब तक नहीं निकलेगा तब तक जो है MSP नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो है भारत जो है WTO का सदस्य है और उसकी गाइडलाइन में ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी जो है देश जो है अपने यहाँ MSP लागू नहीं कर सकता है, कानूनी जो है व्यवस्था MSP की नहीं कर सकता है जब तक वो WTO से बाहर न निकले। किसान इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि भारत WTO की सदस्यता छोड़ दे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणी, विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो ये जो है 2011-12 में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित स्थान और दूसरी तरफ उनसे संबंधित खनिज। तो यहाँ पे ओलंपिक डेम खान जो है ये कहाँ पर है? ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ना कि सोने के लिए। तो ये सही मिलान नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। दूसरा कथन है कि मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है सही जवाब है, पहला सही जवाब है, लेकिन दूसरा जो है गलत हो जाता है। और जो है ये कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बराबर बांटती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। और जो है मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ना कि दक्षिण में। तो इसलिए दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे देखा जाए 95 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कश्मीर, हिमालय में पाई जाती है करेवा भू आकृति। अगला है क्वेश्चन नंबर जो है 96। सिंधु नदी कहाँ बहती है? तो सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील के निकट स्थित है और जो है ये जो है तिब्बत में इसे जो है सिंगी खवान भी कहा जाता है। ये पूर्ववर्ती नदी है जो लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती हुई पुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर
5181 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो शिलांग पठार कहाँ पर है, ये नहीं, शिलांग पठार से संबंधित देखना है तो ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है, तो इसका मिलान होगा दूसरे से। और अगला है पश्चिमी घाट का ढाल, तो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, तो ये इसका मिलान क्या होगा, उष्णकटिबंधीय जो है आर्द्र मानसूनी वन, तो यहाँ पे पहले से मिलान होगा। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यह है ज्वारी वन। अगला है पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश, इसका मिलान होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसून वन। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। धारणी विकास लक्ष्य पहली बार प्रस्तावित किया गया था। तो 98 का यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, जो है रियो +20 सम्मेलन 2012 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 99 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 10% का नियम जो है ओडम ने दिया, ये सही सुमेलित नहीं है। 99 में ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि यह नियम जो है लिंडेमान द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ना कि ओडम द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है जो है IUCN प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। दूसरा कथन है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 100 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जो है देखा जाए यह जो है रेड डाटा बुक जारी करता है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। इसे जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग किस एक से उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पे 101 का सही जवाब है बी ऑप्शन, जो है आर्द्र भूमि से उत्सर्जित होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है मीथेन एक जो है हरित गैस है जो वायु प्रदूषक होती है और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। और आर्द्र भूमि, समुद्र और मीथेन के उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत है ये। इसके अलावा प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन का सर्वाधिक 76% भाग जो है आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मूल मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो जूल जो है मूल मात्रक नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। इन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे कि लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किग्रा होता है, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन और ज्योति तीव्रता का जो है कैंडेला तथा पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। जबकि जूल जो होता है वो कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। ये मूल मात्रक नहीं है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो वह जो है बल के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु के अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। और जो है यह वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान इत्यादि पर निर्भर नहीं करता। इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक होता है मीटर जो है पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन सा समूह कृत्रिम सोना को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो है कृत्रिम सोना को कौन सा प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें कॉपर 90% और एल्युमिनियम 10% होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में देखा जाए तो पारा धातु को चांदी के पात्र में रखा जाता है और इसका कारण है कि पारा लोहे के साथ जो है अमलगम नहीं बनाता है। तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर का चयन कीजिए।
तो यहाँ पे देखा जाए तो पारा चांदी जैसी सफ़ेद धातु होती है और इसका मुख्य अयस्क जो है सिनेबार है। पारा जो है साधारणतः ताप पर जो है द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है और पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर जो है अमलगम बनाता है। पारा को लौह पात्र में रखा जा सकता है क्योंकि यह लोहे के साथ जो है अमलगम नहीं बनाता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही होगा कि पहला गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, काली खांसी रोग का प्रसार प्रायः किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो काली खांसी जो है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है और इस रोग का प्रसार जो है प्रायः हवा द्वारा होता है। इस रोग से बचने के लिए काली खांसी का टीका यानी डीपीटी लगवाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो यहाँ पे 107 का सही जवाब है जो है फरवरी 2006 में इसका शुभारंभ हुआ था। डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 108, देश में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा किसान विकास पत्र को दोबारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 108 का सही जवाब है जो है 1988 में पहले शुरू किया गया और वर्ष 2011 में श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिश पर किसान विकास पत्र को बंद कर दिया गया था और जो है वर्ष 2014 में इसे पुनः प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा 14 में शुरू किया गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, क्विक सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें जो है शून्य होती है मात्रा, बी ऑप्शन सही है। पारा को जो है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 110, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह जिला बागपत है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 111 है, किसी राज्य की वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे 20 लाख से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पे जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है और मूल संविधान में आंतरिक अशांति भी आपातकाल के एक आधार के रूप में वर्णित था, किंतु 44वां जो संविधान संशोधन हुआ जो 1978 में हुआ, इससे जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत निहरता का मामला उठे तो विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष फैसला करेगा। दूसरा कथन है कि उसका फैसला अंतिम होगा जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे 113 का सही जवाब है, केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है 10वीं अनुसूची के तहत यदि निहिरता का मामला उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति एवं विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष फैसला करेगा और 1992 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि सभापति या अध्यक्ष फैसला न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत किया जाएगा, इसलिए दूसरा कथन गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 114 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो यहाँ पे जो है 114 का सही जवाब है, 114 का सही जवाब है सी ऑप्शन, नीति निर्देशक तत्व जो है, क्योंकि जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत उल्लिखित है और इस भाग के अनुच्छेद 51 के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्वों का उल्लेख मिलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 115 है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर लोकसभा में लंबित सभी विधेयक क्या हो जाते हैं? तो यहाँ पे 115 में देखा जाए तो समाप्त हो जाते हैं, स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, ए ऑप्शन सही जवाब है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 107 के तहत किया गया है, चाहे वह बजट पेश किए हुए हों या राज्यसभा द्वारा भेजे गए हों, जबकि राज्यसभा में लंबित विधेयक
जिसे लोकसभा से पारित नहीं किया गया समाप्त नहीं होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया? तो ये जो है 2009 में इसका नाम परिवर्तित हुआ, तो सी ऑप्शन सही जवाब है। और इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले से किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रारंभ किया गया था। तो इसका प्रारंभ कब किया गया? तो इसका प्रारंभ जो है 2019 में किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो यह योजना 1952 में शुरू की गई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं? उनका नाम नीलम संजीव रेड्डी था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 120, तम्बाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तम्बाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया जो है क्यूरिंग कहलाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 121, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में 2001 की तुलना में 8 अंकों की कमी आई है। और दूसरा कथन है कि सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात वाला राज्य नागालैंड है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है नागालैंड का जो है लिंगानुपात कितना है? 979 है। और जो है और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जो है शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो है हरियाणा है, जहाँ पे 829 है लिंगानुपात। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा कि जो है दोनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 122, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार किस वर्ष तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष है। तो नाफेड की स्थापना 1958 को ही, चौथे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा गलत, चौथा सही। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नाबार्ड का जो हुआ 1982 में, और लीड बैंक की स्थापना 1969 में, और ट्राइफेड की स्थापना 1987 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के क्या होगा? बराबर होगा, कम होगा, अधिक होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब है बराबर हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है अधिप्राप्ति मूल्य जो है सरकार वर्ष में रबी तथा खरीफ के समय जो है निर्धारित करती है, और इसी मूल्य पर जो है सरकार अनाज की खरीद करती है। और अधिप्राप्ति मूल्य की घोषणा फसल बोने के बाद की जाती है, और जो है वसूली मूल्य न्यूनतम समर्थित मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो सकता है, पर कम नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन नंबर 125, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो पंचवर्षीय योजना और उनका मॉडल दे रखा है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है? हेराल्ड डॉमर मॉडल। तो ये जो है दूसरे से मिल जाएगा। तो पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था महाल नोबिस मॉडल, पहले से मिल जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था डीपी धर मॉडल, चौथे से मिल जाएगा। आठवीं का होगा जॉर्ज डब्ल्यू मूलर मॉडल। अगला क्वेश्चन नंबर 126, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने हेतु गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत जो है किसने की? जो है बहरीन ने। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। वह किस देश की निवासी है? तो ये जो है कहाँ की निवासी हैं?
यूएसए की निवासी हैं, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से किस एशियाई हाथी विशेषज्ञ को अगस्त 2023 में आईपीसीसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जो है रमन सुकुमार को नियुक्त किया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ वेडनेस यानी एकात्मकता की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यहाँ पे ये कहाँ पे अनावरण किया गया? तो ओंकेश्वर मध्य प्रदेश में, ये ऑप्शन सही जवाब है। और इसका जो है अनावरण जो है पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, सितंबर 2023 में ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी द्वारा निर्मित इंद्रजाल का अनावरण किया गया, वह क्या है? तो वह जो है क्या है? तो वह जो है एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रोजेक्ट रेल प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब है झारखंड सरकार द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये जो है खूंटी प्रखंड से शुरुआत की गई इस परियोजना की। अगला क्वेश्चन नंबर 132, जुलाई 2023 में किस राज्य में स्थित मुखरा गांव भारत का पहला बीमित गांव बन गया? तो ये जो है मुखरा गांव जो है तेलंगाना राज्य में है और तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 133, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? ये आपको बताना है। इसका उद्देश्य था कि नेशनल पेंशन जो प्रणाली है यानी एनपीएस, इसकी समीक्षा की जाए और इस समिति में 6 सदस्य रखे गए और यह समिति इस मामले पर भी सुझाव देगी कि सरकारी कर्मचारियों के वर्तमान एनपीएस ढांचे में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 134, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है क्रेच नीति यानी शिशु गृह योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है? तो यहाँ पे सही जवाब है हरियाणा राज्य बना है, ये ऑप्शन सही जवाब है। इस योजना से जो है राज्य की कामकाजी महिलाओं को लाभ होगा और राज्य में 50 से ऊपर कर्मचारी वाले जो है संस्थानों में क्रेच खोलना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है शहडोल जिला मध्य प्रदेश से किया गया, जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हालांकि इसकी घोषणा जो है केंद्रीय बजट 2023 में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन जो है विनिपेग कनाडा में संपन्न हुआ, ये ऑप्शन सही जवाब है। ये द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और सर्वाधिक पदक जीतने वाले देशों में कनाडा शीर्ष पायदान पर रहा और भारत चौथे पायदान पर रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 137, जून 2023 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें भारत 126वें स्थान पर है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जो है यह रिपोर्ट जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की जाती है और इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे शांत देशों में आइसलैंड पहले पायदान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेवर आयोजित किया गया? तो जो है ये कहाँ? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो यहाँ पे जो है इसका उद्देश्य यह था कि प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो इसका जो है केरल से इसको शुरू किया गया, केरल के सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ऑक्स सुरक्षा गठबंधन में
सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, लेकिन जो है जापान नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जुलाई 2023 में इस सम्मेलन का आयोजन जो है विल्नियस लिथुआनिया में किया गया। और दूसरा कथन है कि फिनलैंड ने नाटो के नए सदस्य के रूप में पहली बार इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 142। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के किन 2 स्थलों का स्थान था? पहला लद्दाख, दूसरा कोयम्बटूर, तीसरा मयूरभंज, चौथा हम्पी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो लद्दाख और मयूरभंज को शामिल किया गया। तो यहाँ पे जो है पहला और तीसरा सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे। तो क्योंकि जो है लद्दाख को रोमांच एवं खान पान की श्रेणी में रखा गया और मयूरभंज को जो उड़ीसा में स्थित है उसको जो है दुर्लभ बाग एवं प्राचीन मंदिर श्रेणी के लिए रखा गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 143। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम जो है क्या रखा गया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इस योजना का प्रारंभ 1 जनवरी 2023 को किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। अक्टूबर 2023 में किस राज्य में स्थित धोर्डो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है जो है गुजरात के कच्छ रण में ये स्थित है धोर्डो गांव। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 145। अक्टूबर 2023 में भारत एवं किस देश को जोड़ने हेतु झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब है भारत और नेपाल को जोड़ने हेतु इसका जो है निर्माण किया गया। यह पुल जो है भारत के उत्तराखंड और नेपाल के बैतडी को जोड़ता है। इसका निर्माण जो है महाकाली नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 146। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का शिखर सम्मेलन दोहा यानी कतर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया? तो इसमें जो है भूटान को बाहर कर दिया गया और जो है भारत का ये पड़ोसी देश है, ये सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 147। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन फर्स्ट नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये जो है भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य हुआ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है और ये जैसलमेर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। सितंबर 2023 में प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई? तो यहाँ पे सही जवाब है ओडिशा विधानसभा की जो है प्रमिला मलिक जो है बीजू जनता दल यानी बीजेपी की वरिष्ठ विधायक है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। अक्टूबर 2023 में जो है कैटालिन कारिको और जो है ड्रू वीसमैन को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार किस खोज के लिए प्रदान किया गया? तो सही जवाब है mRNA कोविड वैक्सीन तकनीक खोजने के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 150 और आज का अंतिम क्वेश्चन। जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया? तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात ने जो है लॉन्च किया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब होगा। इसी के साथ ही ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित यूपीपीसीएस के टेस्ट क्रमांक नंबर 1 का यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।